नमस्कार। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार भारत लाइव आपको बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं से रूबरू करा रहा है। चुनाव है और साथ ही कोरोना अपने अंतिम पायदान पे चल रहा है। लगातार कोरोना के संकट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सियासी दलों के भी संकट गहराते जा रहे हैं। बिहार में जिस तरह के राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों को परेशान तो कर ही रखा है। इसके साथ ही विपक्ष को भी अब संशय की स्थिति में डाल दिया है। ताज़ा बयान आपने देखा होगा कि किस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमले किए थे। अब रामविलास पासवान के एक बयान से सियासी तूफान मच गया है। और इतना ही नहीं, सियासी तूफान ने इतना ज़्यादा असर छोड़ा है कि एक बार फिर से 2015 के चुनाव की तरह आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हालांकि बिहार में अगर मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना है, और कोरोना के साथ साथ उससे भी बड़ा मुद्दा है कि जो लोग वापस आए हैं उनको कैसे रोजगार मिले, कैसे जीवन यापन उनका हो, और उनके लिए कौन सोचेगा। इन सब बातों को लेकर के चर्चाएं इस पर बहुत कम हो रही हैं। सरकार की तरफ से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि वो उनके लिए उनके स्किल के हिसाब से रोजगार मुहैया कराएगी और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन सरकार की जो ये मंशा है और जिस योजनाएं हैं, प्लानिंग है, उस प्लानिंग का जो ब्लू चार्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री लगातार सभाएं कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से, पर इन सब में सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं कि चुनाव की तैयारियां कैसे हो। नीतीश कुमार ने लगातार अपने कार्यकर्ताओं जो बूथ लेवल से हैं और पदाधिकारी हैं उनसे मीटिंग करके हर 38 जिला में एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव की तैयारियां बहुत मजबूत ढंग से की जाए। पर इस मजबूती के साथ साथ उन्होंने जो 2 मंत्र दिए हैं वो मंत्र आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि उसमें से पहला मंत्र जो है 100% में 90% ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो नीतीश कुमार ने काम किए हैं उसका प्रचार लोगों तक किया जाए। जल जीवन हरियाली से लेकर के 7 निश्चय योजना तक नीतीश कुमार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कही है, और खुद नीतीश कुमार जब ऐसी बातें कहते हो तो आपको थोड़ी सी चिंता जरूर होती है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि 10% जो काम आपको करने हैं वो ये करना है कि अपने विरोधियों का जम करके हमला करना है, उनका जवाब देना है और उनकी कमियों को जनता के सामने उजागर करना है। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो पंचरत्न वाली टीम है उस टीम ने पूरी तरह से अब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमला शुरू कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी के रूप में तेजस्वी यादव सामने खड़े हो गए हैं, और तेजस्वी यादव का जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं जदयू के लोग, वो देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस बार का चुनाव सीधे तौर पर नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव होने जा रहा है। अब आपको बता दें कि इसमें रामविलास पासवान की जो चर्चा कर रहे थे और चिराग पासवान की जो हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने आग में घी का काम किया है। जहां एक तरफ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया था, उस पर संशय व्यक्त कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ही कप्तान मानने के लिए बाध्यता को स्पष्ट कर दिया था। खुद अमित शाह जो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार ही कप्तान होंगे। हालांकि इस बात का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी में भी शुरू हो गया था। जिस तरह से टुन्ना पांडे और सचिदानंद राय जैसे नेताओं ने स्पष्ट तौर पे ये बातें शुरू कर दी थी कि वो नीतीश कुमार के क्रियाकलाप और उनके कार्य प्रणाली से खुश नहीं है। हालांकि बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जो हैं संजय जायसवाल, वो भी लगातार इन बातों को उठाते रहे हैं, पर अमित शाह के बयान के बाद कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग में जो भारतीय जनता पार्टी का है उसमें चुप्पी है, और आगे बिहार की राजनीति में क्या होगा इस पर पूरी तरह से संशय बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से रामविलास पासवान ने अपनी बातें रखी हैं, उसे लेकर के महागठबंधन एक तरफ जहां थोड़ा सा खुश होने का अवसर प्राप्त कर चुका है, वहीं इस पर अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। आपको पता होगा कि आरक्षण को लेकर के एक खास वर्ग जिसे दलित वर्ग कहा जाता है वो अलग अलग बैठकें कर रहा है। आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरह से पार्टी और अन्य चीज़ों से अलग हट करके, आइडियोलॉजी से भी अलग हट करके दलित नेताओं की अलग अलग बैठक हो रही है, जिसमें सिर्फ
अगर कहा जाए तो आरजेडी अलग है। बाकी जितने भी दल हैं, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सभी के शीर्ष नेता जो दलित नेता हैं वो बैठकें कर रहे हैं और बैठकों का 4 से 5 दौर समाप्त हो चुका है। अलग अलग दलित नेताओं के यहाँ बैठकें हो रही हैं और बैठकों के बाद आरक्षण को लेकर के पूरी तरह से इस बार चुनाव में सरकार, केंद्र की सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि जेपी नड्डा भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का कभी भी विरोध नहीं करने जा रही है। इस बीच में जब रामविलास पासवान खुद अपने ट्विटर हैंडल पे ये लिखते हों कि आरक्षण के मुद्दे पर बार बार विवाद उठता रहा है, आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट की उपज है, इस पर सवाल उठाना पूना पैक्ट को नकारना है। मंडल कमीशन पर फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले का संबंध अस्पृश्यता से है। इसके साथ साथ इतना ही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति जनजाति पहले से ही पिछड़ा है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग और ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया गया। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी सभी राजनीतिक दलों से, याद रखिएगा कि जो हम ये लाइन बता रहे हैं, ये लाइन थोड़ा सा आपको गौर से सुनना चाहिए और इस पर मंथन का विशेष ये भोरे भोर का एपिसोड है। लोक जनशक्ति पार्टी सभी राजनीतिक दलों से मांग करती है कि पहले भी आप सभी इस सामाजिक मुद्दे पर साथ देते रहे हैं, फिर से इकट्ठा हों और सभी दलों का आह्वान कर रहे हैं। बार बार आरक्षण पर उठने वाले विवाद को खत्म करने के लिए आरक्षण संबंधी कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। अब आप समझ लीजिए कि आरक्षण से पहले जो ये मांग और जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में कहीं ना कहीं आपको ये समझ में तो निश्चित आ गया होगा कि किस तरह से अब ये पूरी स्थिति और कवायद शुरू हो गई है। इस सब के बीच जिस तरह का चर्चा और परिचर्चा शुरू हो गया, जिस तरह की बातें सामने आ गई हैं, उसको लेकर के एक वर्ग जो है सवर्ण वर्ग, वो काफी गुस्से में रहा है। पर इन सब के साथ जिस तरह से पूरा एक मामला और माहौल सियासी हो गया है, चुनावी रंग में रंग गया है, इन सब के बीच अब इस पर हमला करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पे रामविलास पासवान को घेरने का प्रयास किया है। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि माननीय मंत्री जी, याद कीजिए जेपी लोहिया की बातों को जो आप संसद में भी बोलते रहे हैं, लेकिन सत्ता भोग के कारण आरक्षण खत्म करने वालों के साथ खड़े हैं। आपकी मंशा पाक है तो इस्तीफा दीजिए मंत्री पद से, फिर बुलाइए सर्वदलीय बैठक, हम सब आपके साथ जरूर खड़े होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति और किस तरह की सियासत शुरू हो गई है और इस सियासत में कहीं ना कहीं केंद्र में बिहार का वो चुनाव है जिस चुनाव में लोगों को और नेताओं को खास करके अलग अलग दल के ये लग रहा है कि उनकी स्थिति सबसे बेहतर और बढ़िया है। आपको बता दें कि इन सब के बीच जो स्थिति सामने आ रही है, उस स्थिति में सभी को लग रहा है कि इस बार उनकी स्थिति बहुत ही बेहतर है और वो कहीं ना कहीं चुनाव में अपने आप को प्रमाणित करेंगे और प्रमाणित करने के बाद चुनाव में खुद को बेहतर स्थिति में ला करके खड़ा करेंगे। इन सब के बाद अब आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी जो स्थिति है वो ये है कि इस चुनाव में, आने वाला जो चुनाव है 2020 का, इसमें सभी को वो मुख्यमंत्री का मुख्य कुर्सी नजर आ रहा है जिसमें नीतीश कुमार को किनारे करके उन्हें लगता है कि वो इस मुख्यमंत्री की बड़ी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है और जिस तरह से बिहार की छोटी से बड़ी सभी दल जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सभी ने अपने अपने हिस्से का प्रयास शुरू कर दिया है, ऐसा लगता है कि नीतीश और तेजस्वी की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अब एलजेपी और चिराग पासवान को भी स्थापित करने के लिए उनके पिता ने एक नया रास्ता निकाल लिया है। अब इस रास्ते को देखना होगा कि क्या फॉर्मूला 1 और 2 का होता है, यानी 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का, या 1 मुख्यमंत्री और 5 मुख्यमंत्री का। ये पहले से हम आपको बताते आ रहे हैं और जितना भी भारत लाइव आपके सामने विश्लेषण करता रहा है, वो उन विश्लेषण के तथ्यों को धीरे धीरे
खुद राजनीतिक दल प्रमाणित करते जा रहे हैं। हमारे सोर्सेज आप तक खबरों को पहुंचाते हैं। जो खबरें आप कहीं नहीं देखेंगे वो भारत लाइव पर नजर आता है, क्योंकि हमारे सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा पुख्ता हैं और वो खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए और बिहार में हो रही राजनीतिक घटनाक्रम और हलचलों को आप तक रखने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपका ध्यान भारत लाइव पे होना चाहिए। हमारा ध्यान सीधे उन खबरों पर है जो आपसे सीधा सरोकार रखती है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।